हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग JEE PEBT का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 kg ब्लॉक इज सिचुएटेड हियर, और इसको रिलीज करने से स्प्रिंग से अटैच है तो ऑब्वियसली पूरा नीचे नहीं जा पाएगा। सम 10 सेंटीमीटर्स नीचे जा रहा है, 10 सेंटीमीटर्स नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, क्या क्या दिख रहा है इसमें। ऊपर mg sin थीटा इधर लगेगा, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg cos थीटा होती है, तो म्यू इंटू mg cos थीटा यहाँ लग रहा है। ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्प्रिंग को पसंद नहीं है, स्प्रिंग इसको ऑपोजिट फोर्स दे रहा है, तो इसके कारण ये स्लो होकर रेस्ट पे आ रहा है। सो इसको वर्क एनर्जी पावर से करते हैं, बहुत ईजी होगा आपको। ओके, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिक्स्ड में इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा है कि सारे वर्क डन का सम चेंजिंग कंटीजेंसी के बराबर है। तो स्प्रिंग वर्क डन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, और ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटी आगे चला रही है, स्प्रिंग पीछे खींच रहा है, फ्रिक्शन का वर्क डन भी नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर इन सबको यूज़ करते हुए K फाइनल रेस्ट पे आ गया, K इनिशियल 0 था, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल 0 है। यहाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग की जगह -1/2 kx², वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट। x कितना है 0.1 सेंटीमीटर्स, 0.1 मीटर्स, बिकॉज 10 सेंटीमीटर बोला है तो 0.1 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0.1 मीटर हो जाएगी। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, बिकॉज ग्रेविटी के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो mg sin थीटा की वैल्यू आपको दी है 37। ओके, इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ x माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव म्यू mg sin cos 37 म्यू mg cos 37 इंटू एक्स। तो यहाँ से x को एक कॉमन करके एलिमिनेट कर सकते हो, और यहाँ से kx² और नेगेटिव टर्म्स को उधर ले आओ, तो आपको यहाँ से आपको निकालना था म्यू, तो म्यू को उस तरफ ले आओ, बाकी सबको इस तरफ रहने दो। तो आपको k 1/2 इंटू k इंटू एक्स दैट इज़ 0.1 प्लस mg sin 37 इक्वल टू म्यू mg cos 37। हमने x से डिवाइड कर दिया, तो x में से x कट गया, यहाँ पर x² में से x बचा हुआ है, तो 0.1 लिख दिया। इसमें आपको k दिया हुआ है 100, k दिया हुआ है 100, mg दिया, मास दिया हुआ आपको 1 kg, मास दिया 1 kg, तो mg 10 हो गया, 10 sin 37 माइनस डिवाइड बाई 10 cos 37, तो डिवाइड कर देते। तो इसको सॉल्व करना है, बाकी सब चीज़ें दी हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.115 इसका आंसर आ जाएगा। Let's go to the next question. Question number 2. Under the action of force of 2 kg, body moves such that position as a function of time is given. Okay, where x is meters, t is given. Work done by the force in first 2 seconds. तो आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से या वर्क से कर सकते हो। पहले वेलोसिटी निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स निकाल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी हो जाएगी इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज 2t/3, और एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका सेकंड डिफरेंशिएशन दैट इज 2/3। तो फोर्स हो जाएगा m इंटू ए। ओके, तो ए की वैल्यू मास की वैल्यू 2 दी है, तो 4/3 आपका न्यूटन्स का फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो टाइम 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के 2 सब्स्टिट्यूट कर देते, 4² आपका t की वैल्यू 2 है, तो 2/3 दैट इज 4/3 आ जाएगी। तो आपका वर्क डन निकालना हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 4/3 इंटू 4/3 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, या वेलोसिटी आपने निकाल ली, इसको चेंज इन वेलोसिटी, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल लिख लो, तो भी आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो, टाइम 2 रखो, आंसर आ जाएगा। हाफ mv², हाफ इंटू m और m कट गया, इसका स्क्वायर आएगा टाइम 2 लगा के, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/9 जूल्स, 16/9 जूल्स आंसर आ जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो, या वेलोसिटी का हाफ इंटू mv² माइनस हाफ इंटू mu², u 0 हो जाएगा, बिकॉज टाइम 0 रखने से वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, तो दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, तो इसका आंसर 16/9 ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल सब्जेक्टेड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स दिया हुआ है आपको हियर K, सो U होता है
सॉरी एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओके, एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आप इसको एफ निकाल, एफ दिया हुआ आपको माइनस के एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स 0 रखने से एफ की वैल्यू 0 है। तो यू डी यू बाई डी एक्स मतलब स्लोप 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर स्लोप 0 नहीं है x 0 पे, यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो यहाँ स्लोप 0 है, ये हो सकता था, यहाँ भी स्लोप 0 है, ये भी हो सकता है। तो 2 केस पॉसिबल है। अब इन दोनों में से कौन सा हल होगा, इसके लिए आपको u का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए एक्स पावर 4/4, बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो ये u का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो u x पे 0 है, वो तो दिख रहा है आपको यहाँ से। ओके, और u मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, नेगेटिव कब हो सकता है, अगर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, x बढ़ने से नेगेटिव हो सकता है। देखो आप x बढ़ा के देखो, तो ये 5 ले लो, तो ये 5/4 पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू लो तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोच सकते हो। तो इसको वैल्यू में बढ़ाते जाऊँ तो इनिशियली नेगेटिव ही मतलब पॉजिटिव आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस, तो u कितना आ रहा है इनिशियली, देखो के एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस ए एक्स पावर 4/4। आप इसको इसमें वेरिएबल है तो कोई भी वैल्यू इसके लिए वैलिड होता है, तो मैं k और a को दोनों को 1 मान लेता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 जैसा दिख रहा है इक्वेशन, तो x पावर 4/4। तो इनिशियली स्मॉल वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आएगा, जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ेगी तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यूज़ बढ़ने से ये कभी ना कभी नेगेटिव भी होगा। बट यहाँ पर बोल रहा है कि नेगेटिव कभी होगा नहीं, इनफाइनाइट पे 0 होगा, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो नेगेटिव होने वाला क्या ये वाला है, तो ये आंसर डी हो जाएगा, ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी वी से डिनोट किया, बट यू मान सकते हो आप, यू या वी एक ही बात है। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 4 जूल्स, टोटल एनर्जी 4 जूल है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है ढूंढनी है। x 0 रखने से आपको वैल्यू 0 आ रही है, क्या 0 मिनिमम है, नहीं, और छोटे हो सकती है क्या, वो भी देखते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स को 0 करो, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो, वहाँ पर लोकेशन आएगा जहाँ पर मिनिमम हो सकता है। तो 3x स्क्वेयर बाई 3 माइनस 2x स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू 0, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो देखो 0 पे तो वो 0 आ रही है, 1 पे क्या आ रही है, देखो 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2 इज माइनस, ओके, 1 एट एक्स इक्वल टू 1 आप देख सकते हो 1/3 माइनस 1/2 आ रहा है u की वैल्यू। तो क्या आ रही है, एलसीएम 6 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6 आ रहा है। तो माइनस 1/6 इज स्मॉलर देन 0, तो ये 1 पे मिनिमम आ रहा है, 1 पे मिनिमम आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी आपकी, माइनस 1/6। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल्स, वो पोटेंशियल प्लस कैनेटिक एनर्जी है। तो कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 + 1/6, u मिनिमम होगा तभी तो k मैक्सिमम होगा, बिकॉज टोटल वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, टोटल वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती। तो u मिनिमम की वैल्यू माइनस 1/6 है, तो उसको उधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 6 24 25/6 25/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv²। ओके, तो यहाँ पर मास दिया हुआ क्वेश्चन में 2 kg, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो v की वैल्यू 5/√3 5/√6 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, 5/√6 आपका आंसर आ जाएगा। 25 का √5 हो जाएगा, 6 तो आपका रूट में रह जाएगा, तो आपका आंसर डी, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रॉड ऑफ सर्टेन मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.6 सेंटीमीटर डायमीटर, रेसिस्टेंस इज गिवन। अनदर रॉड ऑफ सेम मटेरियल मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर बढ़ा दिया आपने, थिकनेस घटा दी, एंड 1 mm थिक, और ये लेंथ ले लिया 1 mm थिक। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द राउंड फेसेस शुड बी, ओके, तो आपको डायमीटर 1 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, r इज इक्वल टू रो, ओके, l कितना दिया 1, एरिया में पाई डायमीटर दिया हो, क्या दिया π/4 d स्क्वायर लिख सकते हो, या π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर। अनदर मटेरियल ऑफ द सेम मेटल, तो इससे क्या हो रहा है, इनका मेटल सेम है, मतलब
रो सेम है। तो इसकी वैल्यू तो पहले आपको दी थी 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओम्स दी हुई है। सेकेंड केस R2 जो है उस पर रो सेम है, लेंथ आपको 1 mm दिया, ओके, और डायमीटर बढ़ा दिया आपने डबल, 0.2 सेंटीमीटर दिया, π/4 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द राउंड फेसेस विल बी। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो R2 आ जाएगा, बिकॉज R आपको पता है, ये पता है, ओके। तो आपको इसमें से सिर्फ अननोन क्या हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, रो निकालने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना रो निकालने की ज़रूरत नहीं है। R2/R करो, तो R2/R करोगे तो आपको L2/L1 A2/A1 आ जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, L2/A1 A2/A1 में सॉरी A1/A2 आ जाएगा, बिकॉज A1 ऊपर आ जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, ओके। तो A1 में डायरेक्टली 0.6 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, π/4 तो कट जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, R से मल्टीप्लाई कर लो, आपका ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा, 2.7 10 पावर माइनस 7, 2.7 10 पावर माइनस 7, बहुत छोटा रेजिस्टेंस आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन है, इसके बाद कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एडजॉइनिंग फिगर इज, ओके, वेरी इजी। यहाँ पर आप 0 मान लो, यहाँ 2 वोल्ट मान लो, तो इसमें करंट क्या जाएगा, 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना आ गया, 2/15, बिकॉज ये तीनों सीरीज में, इसमें 2/15 का करंट गया। तो यहाँ 2 वोल्ट्स माना आपने ए, तो VA कितना है 2 माइनस बी पे जाने से पहले आपने 2 रेजिस्टेंस को एनकाउंटर किया, तो I कितना है 2/15 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 इक्वल टू VB, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो इसको VA रहने दो, है ना। तो VA माइनस VB आपको आ गया 20/15, 4 5 4 3 है ना, 4/3 आंसर इसका आ जाएगा, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 इसका ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है, ये 4/3 है, ओके, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी से 4/3 मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन दिखने में भयानक लगता है, लेकिन है बहुत इजी, ध्यान रखना। फिगर शोज रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज 0, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनना चाहिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनना चाहिए। तो पहले इस सर्किट में रेजिस्टेंस 15 है, ये 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 हो जाएगा, सेम नंबर पैरेलल में दिखा तो n टाइम से डिवाइड करें, 2 बार है तो बाई 2 हो जाएगा, तो 3। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 इंटू 6, 15 + 6 21 है, यहाँ पर 4 और 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। तो मेरा डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, ये 8 है, ये 3 है, ये आपका 3 है, ये 21 हो गया आपका, ये आपका हो गया 15 + 3 18 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, ओके। तो 21 इंटू 6, इधर 21/18 और ये वाला कर सकते थे आप, यहाँ पर x है, ये x आपको निकालना है। तो 21 मैं प्रीफर करता हूँ सामने सामने वाला का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, 21 इंटू 6 मस्ट बी इक्वल टू 18 इंटू 3 + 8 इंटू x/8 + x, ये लॉजिक है। तो आप यहाँ पर इजीली कैंसिल कर सकते हो, 6 जाएगा 3 टाइम्स, 3 जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 - 3 4 हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा 8x/8 + x। तो आप देख सकते हो 4 जाएगा 2x = 8 + x, x = 8। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 4 + 4 8 + 8 और 8 पैरेलल में हो जाएंगे, 4 4 + 3 7 हो जाएगा, ओके। तो ये आंसर आपका 8 से मैच होना चाहिए, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, 8 ohms। तो 7th क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एंड रोज कंटेनिंग सेल्स इन सीरीज आर जॉइंड इन पैरेलल, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms। देन तो देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 है, तो आपका पूरा सेटअप का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी 3 आना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी 3 आना चाहिए। तो m सेल्स है सीरीज में और n पैरेलल में, तो m × n टोटल आपके
24 सेल्स होने चाहिए, 24 सेल्स होने चाहिए। क्यों? सीरीज में 10 है और पैरेलल में 3 बार कनेक्ट किया, तो 10 इंटू 30 टोटल आने चाहिए, टोटल सेल्स। ऐसे ही एम सीरीज में है, एन पैरेलल में, तो एम इंटू एन 24। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब का इफेक्टिव मिला के एक 3 ओम्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आपका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखो एम टाइम्स सीरीज में, तो एम इंटू स्मॉल आर और इफेक्टिवली एन टाइम्स पैरेलल में बाई एन, मिला के आपका 3 ओम्स होना चाहिए, कैपिटल आर, दैट इज 3 ओम्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 दी है, स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 दी है, तो 0.5 उधर जाके 6 हो जाएगा, तो एम बाई एन की वैल्यू 6 आनी चाहिए। ओके, एम बाई एन की वैल्यू 6 आनी चाहिए, और एम बाई एन की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन भी देख सकते हो, एम इंटू एन, सारे एम इंटू एन 24 दिख रहे हैं और डिफरेंस रेशियो 6 आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 2/12, तो ये गलत है, 1/6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 12/2, तो ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देख के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 bulbs 500 watts and 200 watts are manufactured operated 220 volts. The ratio of heat produced in 500 watts and 200 watts when they are firstly joined in parallel and secondly connected in series. तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखो। तो R1 आप कैसे लिखोगे, V²/P। तो इसको 220 वोल्ट से ऑपरेट करा है, दोनों को 220 वोल्ट से ऑपरेट किया है, तो 220² बाय उसका पावर कितना है 500। R2 लिखोगे 220² बाई 200। ओके, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 500 and 200 watts in cases firstly connected in series and then joined in parallel. Firstly they are joined in parallel, पहला पैरेलल है, तो पहले पैरेलल के बारे में सोचते हैं। तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज सेम होगा, तो आपको पूछा हीट होता है, पहले बता दूँ, I²R भी हो सकता है, I²RT या V²/RT। तो मैं इसमें से V²/RT को प्रिफर करूँगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो H1/H2 V सेम है, तो R2/R1 हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में, टाइम भी सेम है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं उल्टा, तो R2/R1 लिख दो, तो 200 नीचे आ जाएगा और 500 ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 5/2 आने वाला है, ये 5/2 आने वाला है, ये 5/2 आ गया। ये किस में हो गया, पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, करंट सेम है, तो मैं प्रिफर करूँगा I²R से कंपेयर करूँ। तो H1/H2 I सेम है, तो R1/R2 हो जाएगा डायरेक्टली, H1/H2 डायरेक्टली R1/R2 हो जाएगा। तो भाई R1/R2 तो मतलब 500 नीचे आ जाएगा और 200 ऊपर आ जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। मतलब पहले 5/2 आना चाहिए, बाद में 2/5 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन मेरा ए से मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 and 2, एक ऑप्शन एक गलत, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूजिंग इज हायर ऑन एट ए टाइम ऑन स्विचिंग ऑन। तो स्विच ऑन करते वक्त फ्यूजिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि सडनली करंट आया तो सडन एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट्स जो होते वो ज़्यादा होते। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इट इज़ नॉट लिट अप इज़ मच स्मॉलर देन इट इज़ व्हेन लिट अप। ओके, तो इनिशियली रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, तो ये भी सही है। ओके, ट्रू इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A current of 10 ampere is passing through metallic wires of cross section area this much if the density is this much. Okay, considering the aluminum gives 1 electron per second atom for conduction, the drift speed is, तो drift speed का फॉर्मूला होता है NEAVD। तो आपको करंट दे दिया है, करंट कितना दे दिया, 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर दे दिया आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर एटम दिया हुआ है, पर एटम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए आपको। नंबर ऑफ एटम्स, ये स्मॉल एन जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए आपको। ओके,
तो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, एरिया दिया हुआ है आपको, है ना, ये आपको पता है 1.6 10⁻⁻19, एरिया आपको पता है 4 × 10⁻⁻6, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले ढूंढने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने। तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें मोलर मास n स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ऐसा आता है। ओके, तो आपको चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले आओ तो n/v, नंबर ऑफ n/v को ही हमने यहाँ पर स्मॉल v दिया हुआ है, वो एवोगाड्रो नंबर इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा n/v निकालने के लिए। वो n/v यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, n/v सब्स्टिट्यूट होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n/v आपको सब्स्टिट्यूट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। ओके, इफ एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ एटम्स ढूंढ लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ढूंढ लेंगे, फ्री एटम्स, तो आपको n/v यहाँ से आ गया, तो n/v आ गया, E आ गया, A आ गया, VD अननोन है, I आ गया। तो इन सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो आपको आंसर आ जाएगा। डेंसिटी दी हुई है, देखो डेंसिटी कितनी दी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी यूज़ कर, डेंसिटी भी दिया हुआ है, इसको CGS में नहीं SI में लेना है। ओके, सब कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट्स में लीजिए, तो आपका आंसर C से मैच होगा, 2.6 से मैच हो जाएगा, 2.6 से मैच हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, आई अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करंट डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर वायर इज दिस मच, द टोटल करंट इन द रेडियल रीजन R = R0 से R4। देखो करंट लिखना हो तो I × D होता है, I = डिफाइंड एज J.DA, बट यहाँ पर वायर का रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस के साथ डेंसिटी चेंज हो रही है ना, सेंटर पे अलग करंट है, सरफेस के तरफ जा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ऐसा कुछ दिया, करंट बढ़ रहा है मतलब करंट का वेरिएशन दिया हुआ है। तो आप J को लिखोगे J0 × 1 - R/R, और छोटा सा ये सिलेंडर अंदर की तरफ, यहाँ से आपने R पे जाके एक स्ट्रिप लिया जिसका थिकनेस dr है, थिकनेस कितना है इसका, dr थिकनेस का है, स्मॉल r रेडियस पे आपने स्ट्रिप लिया है। ओके, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो 2πr dr होगा। क्यों, इसको कट करके देखो तो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा जिसका थिकनेस dr है और लेंथ सरकमफ्रेंस जितना है। ओके, तो 2πr dr इसका एरिया हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है करंट लाने के लिए, ये छोटा सा करंट di, अब वो लिखना हो तो 0 से I, अब रेडियस 0 से कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 0 से R/4 तक पूछा है, कैपिटल R/4 तक पूछा है। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर R का इंटीग्रेशन R²/2 और R² का R³/3R। ओके, नीचे कैपिटल R तो था ही। ओके, J0 × 2π बाहर कॉन्स्टेंट्स है। ओके, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 0 से R/4, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो R/4 मतलब R²/16, 16 × 32, R²/32 माइनस यहाँ पर R³/4 क्यूब कितना 64, R³ में से नीचे कार कर जाए R²/3 × 64, ऐसा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर J0 × 2π बचा हुआ है। ओके, तो आप 32 कॉमन कर सकते हो, देखो इसमें से 32 कॉमन कर सकते हो तो ये 3 × 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 - 1 5/6, तो 5/6 और 32 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो 5/5 ऊपर आना चाहिए और 6 × 32 आना चाहिए। ओके, 6 ऊपर 2 भी है तो 3 × 32 आंसर में आना चाहिए। 96 जैसा आंसर ऑप्शन में दिख रहा है बी पे। ओके, ऊपर 5 आना चाहिए, नीचे 3 × 32 आना चाहिए, बिकॉज ये 2 तो कैंसिल करेगा उसको, तो 6 की जगह 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 identical bulbs are connected in parallel across the ideal source of EMF E. The ammeter A and voltmeter V are ideal. If bulb B2 gets fused, अगर ये B2 फ्यूज हो जाता है, then reading of A will increase but that of V will remain same. Okay, B2 फ्यूज हो गया अगर,
B2 फ्यूज़ हो गया तो क्या होगा आपको देखना है 13। तो B2 फ्यूज़ हो गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसमें जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। ओके, तो रीडिंग ऑफ ए विल डिक्रीज, करंट की रीडिंग कम हो जाएगी, और V विल रिमेन सेम, बिकॉज V तो इसके पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो वोल्टेज अभी भी पहले जितना ही है, करंट घटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा, तो वोल्टेज तो पैरेलल में, वोल्टेज पहले भी पैरेलल में थे, बाद में भी पैरेलल में, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायर को आधा लेंथ का कर दिया और डबल थिकनेस का कर दिया, डबल थिकनेस का कर दिया, मतलब डायमीटर बढ़ा दिया, डायमीटर भी आधा कर दिया, डायमीटर भी आधा कर दिया और लेंथ आधा कर दिया। तो डायमीटर आधा करने से ऑब्वियसली एरिया आधा 4 गुना छोटा हो गया, तो 4 गुना मतलब एरिया 4 गुना छोटा हुआ, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हुआ, और लेंथ आधा करने से L/2 नीचे आया। देखो R डैश जो लिखा गया है वो रो L/2 पाई R/2 का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हो R/2 का स्क्वायर 4 ऊपर आएगा, ये 1/2 का 2 नीचे आएगा, बाकी रो L/A आएगा, रो L/ एरिया। तो ये पुराना तो R था, तो 2 टाइम्स R आ गया, तो नया रेजिस्टेंस जो आ गया वो डबल हो गया, नया रेजिस्टेंस जो हो गया डबल आ गया। तो नया रेजिस्टेंस डबल आ गया तो आपको नया बैलेंस लिंक चेंज हो जाएगा, अब बैलेंस लिंक तो चेंज हो जाएगा, तो 2R, ये 2R हो गया अभी, तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ x आ गया मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, s इंटू 100 माइनस एक्स। ओके, x इक्वल टू s इंटू 100 माइनस एक्स। तो आपको बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 3R है, R कट जाएगा आपको, तो 5x इक्वल टू 300, x की वैल्यू 60 आ रही है, x की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब x मैंने ये लिया, बट बैलेंसिंग लेंथ तो ये वाला होता है, तो 100 माइनस 60 आंसर होगा, 100 माइनस 60 आंसर होगा, तो मेरा 100 माइनस 60 ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, 40। तो 40 सेंटीमीटर्स विल बी द आंसर, 40 सेंटीमीटर्स विल द न्यू बैलेंसिंग लेंथ, 40 सेंटीमीटर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 cells of EMF E and internal resistance are connected in series in same order without external resistance. The potential drop across 399 cells is found to be देखो सिर्फ कनेक्ट किया है सेल्स को, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट ही नहीं किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं किया, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए। 15th क्वेश्चन में देखो, ऐसे बहुत सारे सेल्स कनेक्ट किए, तो अब करंट फ्लो कब होगा, जब देयर इज ए पोटेंशियल करंट, अगर कनेक्टेड है, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आई की वैल्यू ई टोटल बाई आर टोटल आया है ना। तो एक सेल का ड्रॉप देखो, एक सेल का ड्रॉप देखना हो तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा आई इंटू आर आएगा, तो ये जो आएगा ई टोटल बाय आर टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर ही आएगा, क्यों, 1000 सेल्स 1000 रेजिस्टेंस सबका सेम है, तो यहाँ पर अगर मैं 1000 इंटू ई बाई आर 1000 आर लिखता तो ये ई बाई आर ही आता, तो यहाँ पर आई की वैल्यू ई बाई आर है, इंटू स्मॉल आर कर रहे हो, तो ई माइनस ई बाई आर इंटू आर, तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, है ना। जब तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल इज़ जीरो, ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल इज़ जीरो, वो फर्स्ट हो 399 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आंसर इसका जीरो, ऑप्शन ए से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ एवरेज करंट थ्रू द कंडक्टर इन इंटरवल 0 to 15 सेकेंड्स। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल आई डी टी बाई टोटल टाइम लेना पड़ता है। तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम बेसिकली, तो टोटल चार्ज एरिया अंडर कर्व होता है, तो एरिया इसका दिख रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, टोटल चार्ज हाफ बेस, बेस कितना 15, हाइट कितनी है 10, ओके। तो ये आपको 15 इंटू 10 150 75 आ जाएगा, ओके। तो आई एवरेज हो जाएगा क्यू बाई टोटल टाइम 15, ओके। तो 75 बाई 15 5 आ जाएगा, 5 इसका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था।
द रेजिस्टेंस 5 ohms and R ohms are when they are resistance R is shunted with equal resistances. The new balancing length is 1.6. न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितना है 1.6 है. तो रेजिस्टेंस आर 2 ohms, द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस R. तो पहले तो ये था बैलेंसिंग लेंथ L1 100 - L1. ओके, तो यहाँ पर न्यू बैलेंसिंग लेंथ 1.6 टाइम्स हो गया. तो पहले क्या लिखोगे 5 इंटू, एक रिलेशन ला देते हैं, 5 इंटू 100 - L1 मस्ट बी इक्वल टू R इंटू L1. यहाँ से एक रिलेशन आ सकता है L1 का R के साथ. तो 500 ऐसे रहने देते हैं. अब क्या बोला है, इसको शंट किया, शंट करना इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, वो भी R का इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2. इफेक्टिव कितना हो गया R/2. देन द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज एट 1.6 R1, 1.6 L1. तो ये L1 था, अभी बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर कहीं पर आ गया. तो ये कितना हो गया 1.6 टाइम्स हो गया, 1.6 टाइम्स हो गया. ओके, तो ये 100 - 1.6 L1 हो जाएगा, है ना. तो ये आपका R/2, मतलब यहाँ पर 5 इंटू 100 - 1.6 L1 मस्ट बी इक्वल टू सॉरी R/2 इंटू 1.6 L1, 1.6 L1 ये आपको आ गया. तो डिवाइड करने से R की वैल्यू हट जाएगी. तो आपको पूछा गया द रेजिस्टेंस R. तो पहले तो L1 निकाल लोगे तो R आ जाएगा. इनको डिवाइड करेंगे तो आपको R कट जाएगा, L1 भी कट जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर 0.8, इनको डिवाइड करें 5 भी कट जाएगा. 100 - L1 बाई 100 - 1.6 L1, ये डिवाइड करने से ये आया. R और R कट गया, L1 कट गया. 1.6/2 0.8, 1/0.8 आ रहा है. 0.8 को लिख सकते हो 4/5. तो 5 ऊपर 4 नीचे. इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5/4. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 400 - 4 L1 इज इक्वल टू 500 - 6 इंटू 1.6 8 L1. ओके, ऐसा आ गया. इसको इधर ले आओ, 4 L1 हो जाएगा, उसको ले आओ 100 हो जाएगा. L1 की वैल्यू आपको 25 आ गई, 25 आ गई. तो यहाँ पर 25 सब्स्टिट्यूट कर दो. 100 - 25 75. तो 75 इंटू 75 25 में जाएगा 3 टाइम्स. तो R की वैल्यू 15, R की वैल्यू 15 आ रही है. ओके, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ. अभी L1 आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. तो 5 इंटू 100 - 25 मस्ट बी इक्वल टू R अननोन है इंटू L1 की वैल्यू 25 है. तो ये 75 जाएगा 3 टाइम्स पूरा. तो R की वैल्यू 3 5 are 15 ohms. R की वैल्यू 15 ohms ऑप्शन बी से मैच हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Resistance in two gaps of a meter bridge are 10 ohms and 30 ohms respectively. If the resistance are interchanged, the balancing length shift by. देखो अभी कुछ बैलेंसिंग लेंथ था यहाँ पर. ओके, ये है रेजिस्टेंस इन द मीटर ब्रिज आर 10 ohms एंड 30 ohms रेस्पेक्टिवली. ये 10 और ये 30. ओके, इफ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, तो देखो 10 इंटू यहाँ पर मैं L1 मान लेता हूँ. 10 इंटू 100 - L1, 10 इंटू 100 - L1 मस्ट बी इक्वल टू 30 इंटू L1. ओके, ये रिलेशन का आ गया. तो यहाँ से L1 की वैल्यू आपको आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी. L1 निकाल लेते. ये 10 L1 उधर जाके 40 L1 हो गया. 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 L1. तो 0 0 कट गया. 100/10 L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई. ओके, अब रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया. तो 30 को इधर ले लिया, इसको 100 को इधर ले लिया आपने. ओके, 30 को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया. तो आपको 30 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया. अब बैलेंसिंग चेंज हो गया होगा, कहीं पर आ गया, हमको नहीं पता. तो ये L1 की वैल्यू 25 थी, इनिशियल L1 की वैल्यू 25 थी. अब मैं इसको बोलता हूँ L2, तो ये 100 - L2 है. ओके, तो 30 इंटू 100 - L2 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू L2. ओके, तो यहाँ सॉल्व करते थे. -30 उधर जाकर 40 हो जाएगा. 40 इंटू L2 इज इक्वल टू 30 इंटू 100. तो 0 0 कट गया. तो ये 25 इंटू 3 L2 की वैल्यू 75 आ गई.
तो क्वेश्चन पूछ रहे पॉइंट बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय, तो ये 25 पे था, शिफ्ट कितना हुआ 75 पे जाने के लिए 50 सेंटीमीटर्स, तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर्स। 50 सेंटीमीटर्स का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेंडर ऑफ 10 kg इज स्लाइडिंग in a plane with a initial velocity of 10 meters per second. If the coefficient of friction between the surface and cylinder is 0.5, okay, then before stopping it will cover. तो स्टॉप होने से पहले कितना कवर करेगा, तो कोफिशिएंट दिया म्यू, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी, एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड सिलेंडर इज गिवन। ओके, सिलेंडर 10 kg का है, स्लाइडिंग हो रहा है। ओके, ये पॉइंट पे ध्यान देना, स्लाइडिंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा होता तो आपको कैनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन लेना पड़ता, तो अभी स्लाइडिंग हो रहा है तो सिर्फ स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन म्यू जी हो जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी। तो म्यू दिया है 0.5, तो 0.5 इंटू जी 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका रिटार्डेशन होगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो आपको क्या पूछा गया, देन द बिफोर स्टॉपिंग इट विल कवर, डिस्टेंस पूछा गया। ओके, तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2s, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो d इक्वल वी स्क्वायर बाई 2a। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हो। v कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5। ओके, एक 10 कट जाएगा, 10 मीटर्स आ जाएगा आंसर, तो डिस्टेंस आ जाएगा 10 मीटर्स। 19th का आंसर ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। टॉर्च रेटेड 4.5 वाट, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, इज कनेक्टेड टू एज शोन द फिगर, द ईएमएफ ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। ओके, इसको फुल इंटेंसिटी पे ग्लो कराना है, तो ईएमएफ कितना हो, मतलब यहाँ पर आपका करंट कितना, फुल इंटेंसिटी मतलब I²R मैच होना चाहिए इसका पावर, और इसका 1.5 वोल्ट्स आना चाहिए, तो यहाँ पर E माइनस आई आर 1.5 आना चाहिए, E माइनस आई आर 1.5 आना चाहिए। तो I कितना होगा, यहाँ पर टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस देखो, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया V स्क्वायर बाई P, तो 1.5 स्क्वायर दैट इज 1.5 इंटू 1.5 बाई P पावर 4.5, तो 4.5 आता है 3 टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.5 ओम्स, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.5 ओम्स, तो इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम आ गया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 R2 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बल्ब इंटू R 0.5 इंटू 1 बाई 1.5। ओके, तो ये 3/2 है, 2 ऊपर जाएगा, 2 कर जाएगा, 1/3 आ जाएगा, दैट इज़ 0.33 ओम्स। तो R टोटल जो आया वो R स्मॉल r प्लस R इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 दैट इज़ 0.33 प्लस 2.67, वो 3 ओम्स आएगा, 3 ओम्स आएगा, ये 3 ओम्स आया। ओके, तो 3 ओम्स आपका इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम्स है। ओके, तो ये 1.5 हो, तो यहाँ पर भी 1.5 का ड्रॉप होना चाहिए, ये भी 1.5 का ड्रॉप है। ओके, तो 3 ओम्स रेजिस्टेंस है टोटल, E/3 इज द टोटल करंट, करंट कितना लिखोगे E/3। ओके, ये टोटल करंट है, इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ऊपर का करंट तो आप निकाल ही सकते थे। ओके, तो हमको तो चाहिए E माइनस आई आर भी 1.5, बिकॉज यहाँ पर भी 1.5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो टोटल करंट E/3 है, टोटल करंट E/3 है, तो E माइनस आई इंटू स्मॉल आर कितना है 2.67 मस्ट बी इक्वल टू 1.5। अब देखो E लिख दो, E माइनस E/3 करंट इंटू ये 2.67 का आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 2/3 मतलब 8/3 लिख सकते हो, इक्वल टू 3/2 ऐसा लिख सकते हो। ओके, 8/3 2.67 है। ओके, 6/3 2 है, 2/3 0.67 होता है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस 8/9 इज इक्वल टू 3/2। ओके, 9 माइनस 8 1/9, E की वैल्यू 9 इंटू 3/2 13.5 आंसर आ जाएगा। ओके, 27/2 आ रहा है तो 13.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका इफेक्टिव बैटरी के वैल्यू 13.5 होगी, तो आपको यहाँ पर 1.5 मिलेगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड से भी इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत एनर्जी खा रहा है ना, सो नॉट ए गुड सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Force required to row a boat at a constant velocity is proportional to square of speed. If the speed of the
V requires 4 किलोवाट, हाउ मच पावर इज नीडेड? देखो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, ओके। तो F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वेयर, देन P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वेयर इंटू V क्यूब, ओके। इसको लॉजिकली लगा दो, P2 बाई P1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 क्यूब। तो P2 कितना दिया हुआ है आपको V, और V2 दिया 2V, तो ये 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और P2 अननोन है, P1 दिया हुआ आपको 4, P1 दिया आपको 4, तो आपका 8 4 जा 32 आंसर आ जाएगा। तो 21st का आंसर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेयर I and G आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x and y डायरेक्शंस। तो f टाइम t पे पावर डेवलप पूछा है ना। तो पावर के लिए फोर्स डॉट वेलोसिटी करना है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास कितना है 1 kg है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स जितना ही हो गया, t + 3t स्क्वायर j कैप। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो t स्क्वायर बाई 2 i कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3j कैप, ओके। ये आपकी वेलोसिटी होगी। तो पावर पूछा गया है आपको एट 2 सेकेंड्स, है ना। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी कर लो, पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टी स्क्वेयर इंटू टी, टी क्यूब बाई 2, आई इंटू आई 1 हो जाता है। पावर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड करेंगे अभी। टी स्क्वेयर इंटू टी पावर 5, 3 3 ज़ा 9, ये तो 3 कट गया, तो प्लस 3 टी पावर 5, टी पावर 5 आ जाएगा। अब टाइम आपको जो भी दिया है 2 सेकेंड दिया है, तो पावर का रिलेशन आ गया आपको। पावर को टाइम को 2 सेकेंड्स प्लग कीजिए, टाइम को 2 सेकेंड्स प्लग कीजिए, ओके। 8 बाई 2 4 और 2 पावर 5 32, 32 इंटू 3 96, 96 प्लस 4 100। तो ये आंसर आपका 100 आ जाएगा, ये आंसर आपका 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटलेस थ्रेड कैन बेयर ए टेंशन ऑफ 3.7 kg, ओके। वेट मतलब 3.7 इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी बेयर कर सकता है वो। स्टोन ऑफ 500 kg मास इज टाइड टू इट एंड रिवॉल्व्ड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 meters इन ए वर्टिकल प्लेन। इफ g इज 10 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी। देखो, जब स्टोन को रिवॉल्व कर रहे हो, ओके, ओमेगा से, तो यहाँ पर एक mg तो लग ही रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हो। ये m ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम ऐसा हो कि टेंशन को 3.7 इंटू जी से क्रॉस ना करे, तो वो लिख दो आप। m की वैल्यू कितनी दी है 0.5 ग्राम्स, 0.5 kg, तो 0.5 इंटू ग्रेविटी प्लस 0.5 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना दिया हुआ है अननोन है, वही तो निकालना है। रेडियस दिया 4, ये रेडियस दिया 4 मीटर, इजिकल टेंशन 3.7 इंटू जी। जी को 10 ले सकते हैं, ओके। जी को 10 ले लेना, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ से ओमेगा अननोन है, ओमेगा निकाल लो, आ जाएगा आंसर। ये 37 माइनस 0.5 इंटू 10 5 32 हो जाएगा। 32 इंटू 2, हाँ ये 2 हो जाएगा, 32 बाई 2 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा आंसर। 16 का रूट 4, तो आंसर 4 रेडियन पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। 23rd का आंसर 4, 23rd का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है। जब नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इतनी हो कि √5gr के बराबर हो, √5gr के बराबर हो इस रेडियस के। ये रेडियस छोटा होता है, ओके। तो mgh मतलब मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी जो है m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब मिनिमम वेलोसिटी इसकी √gr के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो हाफ mv² लिख सकते हो चाहे तो, इक्वल टू v की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस सर्कल को कंप्लीट करे, तो v की वैल्यू √5gr लिख दो, 5gr। तो m कट जाएगा 2gh, ओके। तो एक्सपेंड करते तो यहाँ पर h की वैल्यू 5 दी है ना, 5 2 ज़ार 10, 100 हो जाएगा ये, m और m कट गया था, इक्वल टू √5gr, ओके। तो आपको स्क्वेयर कर लो, बाई 50 कर लेना पड़ेगा, 100 इंटू 150 200, mgh इक्वल हाफ mv², mgh इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर mgh m और m कट गया, g की वैल्यू दी है 10 इंटू h 50, 50 इंटू 2 100, 100 का
स्क्वेयर इक्वल टू 5GR के बराबर। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GR के बराबर होनी चाहिए, है ना, ये मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GR के बराबर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से रिलेशन 2GH इक्वल टू 2GH मतलब 2GH, अच्छा यहाँ वेलोसिटी का स्क्वेयर ही तो है, यहाँ पर v स्क्वेयर है ना, तो 5GR के बराबर लिख देते हैं। वेलोसिटी होनी चाहिए रूट 5GR, यहाँ पर हाफ mv स्क्वेयर v स्क्वेयर इसलिए स्क्वेयर हट गया। 2GH इक्वल टू 5GR, g तो कट जाएगा, r की वैल्यू 2h/5 ऐसा आ जाएगी, 5 कट गया, 2 मीटर्स आ जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 2 मीटर्स। 24th का आंसर 2 मीटर आ जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। fx ग्राफ दिया हुआ है which varies with distance as shown figure. It starts its journey from x equal to 0. Its velocity at x equal to 12 meters is. तो एरिया अंडर कर्व गिव्स द वर्क डन, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको यूज़ कर लो। एरिया दिखेगा आपको हाफ बेस है 12 प्लस पैरल वैल्यू कितनी है, ये भी 4 है, इनटू हाइट कितनी है 10 है, इजिकल के फाइनल। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है कहीं ना कहीं। इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल 12, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हाफ m कितना है 0.1 v स्क्वेयर। बस ये लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 कट गया, ये कितना हो गया 0.1 का मतलब 1/10, 10 इधर आ जाएगा, तो 16 इंटू 100 दिख रहा है, रूट ले लो तो 40 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। देखो ए और डी को कनेक्ट करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। ए को डी से कनेक्ट करो ऐसे, है ना, बैटरी से कनेक्ट किया ऐसा मान सकते हो आप। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो सी में तो हो ही नहीं रहा, तो इसको उड़ा दो, बी को उड़ा दो। तो आप देखो करंट अगर यहाँ से आ रहा है, यहाँ 2 रास्ते लिए, ये दोनों रास्ते में सीरीज़ में है, ये दोनों रास्ता सीरीज़ में है, तो 20 पैरेलल में 10 हो गया, तो 10 + 20 30 प्लस ये वाला 10 सीरीज़ में आ जाएगा 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम्स। इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम्स। सॉरी, 10 और 10 सीरीज़ में 20 और 20 पैरेलल में 10 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा, सॉरी 30 ओम्स। 20/2 10 हो जाएगा, ये पूरा मिला के 10 हो जाएगा, तो ये पूरा मिला के 10 ओम्स हो जाएगा। 20 पैरेलल टू 20 10 है, 20 पैरेलल टू 20 10 है, और ये 10 और ये 10 सीरीज़ में, ये 10 सीरीज़ में, तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज कब मैक्सिमम होता है, जब ये स्टडी स्टेट पे ये ओपन सर्किट का एक्ट करता है, तो इसको भूल सकते हो, यहाँ पर ओपन कर सकते हो इसको। तो ये दोनों सीरीज़ में 12 इज इन पैरेलल टू 4, 12 4 के पैरेलल में है, तो 12 × 4 / 12 + 4, 12 × 4 / 12 + 4 16, ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 3 ओम्स हो गया। ये पूरा सर्किट यहाँ तक 3 ओम्स हो गया। अब ये 3 और 6 सीरीज़ में 9, तो टोटल करंट जो हो गया 72/9 हो गया, 8 एम्पियर्स। 72/9 8 एम्पियर्स आ गया। तो यहाँ से 8 एम्पियर्स करंट चल के आ रहा है अभी, ओके। तो यहाँ पर 72 वोल्ट्स का पोटेंशियल था, यहाँ 0 वोल्ट्स है, तो ये 0 लिख सकते हो आप, यहाँ भी 0 लिख सकते हो। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो चार्ज निकालने के CV लिखना है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो 8 एम्पियर्स में यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ 12 ओम का रास्ता है, यहाँ पर 4 ओम का रास्ता है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा कितने रेशियो में, 4/12, 1/3 के रेशियो में। तो टोटल करंट को 4 टाइम से डिवाइड कर दो, 2 एम्पियर जो है वो 1 में जाएगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है, 1/3 का रेशियो है, तो इसमें 1% जाएगा, इसमें 3 टाइम्स जाएगा, तो इसमें 6 एम्पियर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। तो 4 6 = 24, यहाँ भी देख सकते हो, बट हमको चाहिए इसका पोटेंशियल। तो 1 एम्पियर यहाँ से आया, तो यहाँ पर देखो 8 क्रॉस किया, 6 8 = 48, तो 48 तो ड्रॉप हो गया, 72 में से 48 निकाल दो, तो बचा 24 वोल्ट है। यहाँ वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट देखो यहाँ दिख जाएगा, 6 × 24 दिख रहा है। यहाँ से 1 एम्पियर क्रॉस किया, 1 × 2 वोल्ट्स घट गया, तो यहाँ पर 22 वोल्ट्स आ गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 22 का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 22 का है। 22 का पोटेंशियल डिफरेंस है, और 10 का आपका ये है, क्या बोलते हैं, ये 2 एम्पियर्स नहीं, टोटल करंट कितना 6, तो यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, 6 इधर गया तो 2 एम्पियर,
तो 4 ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 वोल्ट्स, यहाँ बचेगा 20 वोल्ट्स। 2 एम्पियर इधर गया, 6 इधर गया। ओके, तो 2 एम्पियर्स में से जो करंट यहाँ जा रहा है तो यहाँ 20 वोल्ट्स दिख रहा है आपको, तो ये 20 वोल्ट्स, ये 20 वोल्ट्स ही यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप चार्ज को लिख सकते हो C इंटू वी। तो C कितना है 10 और वोल्टेज है 20, तो आंसर हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 batteries of different EMFs or internal resistance are connected in series with each other with external resistance R. Okay, the current is 3 ampere. When the polarity of the one battery is reversed, the external current becomes 1 ampere. The ratio of the EMFs of the both wires. देखो डायग्राम दे ले, ऐसा है, दोनों को सेम डैश में कनेक्ट किया इन सीरीज विद ईच अदर। इंटरनेशनल भी कुछ बोला नहीं है, E और R इसका वैल्यूज है। ओके, E1 2 different EMFs and internal resistance are connected in series. 2 different EMFs and internal resistance are connected in series with each other and external resistance भी है आपके पास, external resistance भी है। ओके, external resistance R है। ओके, तो इसको R1 E2 R2 ऐसा मान लेते, सब कुछ अलग अलग, E1 R1 E2 R2 और R। तो पहले करंट जो आया वो टोटल E1 प्लस E2 करंट और डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ये आया 3 एम्पियर। अब मैंने से इसमें से एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऑब्वियसली अनइक्वल है तो एक बड़ा एक छोटा होगा, तो एक को रिवर्स कर दिया, एक को रिवर्स कर दिया, मान लो मैंने E को रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया E1 R1, यहाँ हो जाएगा E2 R2, ये आपका एक्सटर्नल लोड R। अब करंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E2 बड़ा है मान लेते, E2 माइनस E1 इफेक्टिव का वोल्टेज, जब टोटल रेजिस्टेंस तो अभी वही रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। इसकी वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है। तो ये I1 था, ये I इनिशियल था, ये I फाइनल सेकंड केस में था। तो इनको डिवाइड कर लो, तो नीचे R1 प्लस R2 प्लस R का कोई रोल नहीं, कैंसिल हो जाएगा। अब E1 प्लस E2, तो आपको रेशियो आया E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 3/1, इज इक्वल टू 3/1। आपको E1 बाई E2 चाहिए तो E2 से डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 प्लस 1 इज इक्वल टू E1 बाई E2 माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, 3 और इधर आएगा 2, तो 2 टाइम्स E1 बाई E2 माइनस 3 इधर आके 4 हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो E1 बाई E2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, E1 बाई E2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज दिस मच, तो अल्फा दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ जर्मेनियम दिस मच, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों दिए हुए हैं। ओके, एक का नेगेटिव दिया हुआ है, एक का नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस घटेगा और एक का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, देखो टंगस्टन ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, तो उसका रेजिस्टेंस करंट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, बट जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, उसका अल्फा नेगेटिव होता है, तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, उसका अल्फा नेगेटिव है। ओके, तो इन दोनों को मिक्स करके आपको वैल्यू ऑफ R फॉर विच द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ओके, ये टंगस्टन ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द जर्मेनियम ऑफ रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस का जो चेंज हो रहा है वो R अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से चेंज नहीं हो रहा है, तो एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है, तो रेजिस्टेंस लिखते हैं R इन फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये रेजिस्टेंस जो है दोनों का चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का चेंज टाइम के साथ सीरीज में कनेक्ट करने से R इक्वलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आप यहाँ से लिख सकते हो R1, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जर्मेनियम का टेम्परेचर के साथ घट रहा है और उसका बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, तो आप रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम को R मान लिया। ओके, 1 माइनस अल्फा जर्मेनियम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पर R टंगस्टन, ओके टी लिख रहा हूँ, यहाँ जर्मेनियम के लिए G लिख सकते हो चाहे तो। ओके, R टंगस्टन की वैल्यू दे देते हैं, 100 दे दिया है आपको, 100 इंटू 1 प्लस अल्फा टंगस्टन जो पॉजिटिव है डेल्टा टी, ये दिया है। तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इनको सीरीज में ऐड किया है, सीरीज में ऐड किया है, इनको सीरीज में ऐड किया है, तो चेंज होता तो ये आता, फाइनल रेजिस्टेंस ये आता,
और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R + 100, Rg + R टंगस्टन। ओके, R टंगस्टन की वैल्यू 100 है। तो आप देखो Rg और 100 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, -Rg अल्फ़ा जी इंटू डेल्टा टी प्लस 100 अल्फ़ा टी डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले आओ तो आपको डेल्टा टी तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो Rg की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा जी हमको पता है, अल्फ़ा टी पता है, 100 इंटू अल्फ़ा टी कितना दिया हुआ 4.5 10⁻³ डिवाइड बाई 5 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। तो ये आंसर आपको आ जाएगा ये ऊपर जाएगा तो -1, ओके, -1 10 को खा जाएगा, 45/5 जैसा आ जाएगा, 45/5 9 आ जाएगा आंसर, इसका 9 आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 9 ओम्स होनी चाहिए, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 9 ओम्स होनी चाहिए। ओके, वो टेम्परेचर के साथ घट रहा है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन लास्ट वाला, ए और बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो देखो इसको अगर बैटरी से कनेक्ट किया ऐसा मान लेते आप, तो करंट यहाँ जो आया डिवाइड हुआ, लेकिन ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है, ये पॉइंट दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा 1 ओम्स। ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो तो ये 4 ओम्स इन दोनों के बीच में, ये वाला 4 ओम भी इन दोनों के बीच में। अगर एंड पॉइंट सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये दोनों भी पैरेलल में, इनका हो जाएगा 2 ओम्स। तो 2 और 1 सीरीज में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 ओम्स। 2 और 1 सीरीज में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।